नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 500 और 1000 के नोट बनने के बाद एक अफरा तफरी का माहौल सा नजर आ रहा है। कोई इस फैसले के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो कोई इसका विरोध भी कर रहा है। लेकिन जिनका दिमाग इस फैसले के पीछे माना जाता है, जिनके सुझाव से सरकार ने फैसला लिया, आज वो शख्सियत हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्थ क्रांति के जनक अनिल बोकील जी। उन्हीं से सवाल जवाब होगा कि आखिर ये सोच उन्हें कैसे आई और जो इसके बारे में, असर के बारे में कहा जा रहा है, वो इसके असर के बारे में क्या सोचते हैं। उन्हीं से तमाम सवाल जवाब आज हमारे होंगे। अनिल बोकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, आपने जो सुझाव दिया वाकई में अर्थव्यवस्था में क्रांति से आ गई है। कोई इस क्रांति के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और कोई इसका विरोध कर रहा है। लगातार आप बयानबाजी सुन रहे होंगे। तो ये जो क्रांतिकारी सोच है, इसके पीछे वजह क्या थी? तो ये 16 साल से चल रहा ये प्रवास है। ये किसी एक दिमाग की बात नहीं है, एक बड़े ग्रुप की हमारी जो है ये सभी सोच, और ये इसी सोच में से निकला है कि देश के जितने सवाल है उसके ऊपर समाधान ढूंढा जाए। सवाल से सवाल नहीं, दूसरा सवाल नहीं, पूरा समाधान क्या हो सकता है। तो इससे अर्थ क्रांति प्रस्ताव का जन्म हुआ है। वो 2000 में हुआ है, इसी सन 2000 में, आज से 16 साल पहले। और तब से वो पब्लिक डोमेन में है, वो पब्लिश हुआ है। ये तो अच्छा लग रहा है कि आज इसके ऊपर इतनी बड़ी बहस हो रही है, तो ये और ज़्यादा लोग उसके ऊपर जाएंगे, उसको सोचेंगे, उसके बारे में सोच होगी। और देश में एक बड़ा परिवर्तन जो होना चाहिए, जो हमारे देश के नेचर के हिसाब से रहेगा, वो बाहर से लाया हुआ नहीं होगा, ये अपने देश का होगा। अर्थ क्रांति प्रस्ताव का ये मानना है कि किसी एक भी आदमी का अगर इसमें से नुकसान होगा, कोई उसको क्षति हो जाएगी, वो संविधान के दायरे में अर्थात तो वापिस ये पूरा प्रस्ताव हम वापिस लेने वाले हैं। एक भी आदमी की क्षति हमें मंजूर नहीं है। हम कानून की तरफ से काम नहीं करते हैं, हम व्यवस्था की तरफ से काम करते हैं। कानून की तरफ से जो होता है चेंज, उसमें पनिशमेंट की प्रोविजन होती है। व्यवस्था की तरफ से जो होती है उसमें प्रोविजन नहीं होती है, क्योंकि वो करेक्शन होता है। हम व्यवस्था का करेक्शन चाहते हैं। हमें कोई एलिगेशन नहीं करना है, हमें कोई किसी को पनिश नहीं करना है। ऐसी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं कि जो व्यवस्था में कोई गलत करने को कोई किसी को मौका ना मिले। तो अर्थ क्रांति प्रस्ताव 16 साल से पब्लिक डोमेन में है। संयोगवश ऐसा हुआ है कि जब आज के प्रधानमंत्री जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो हमें यह मौका मिला था कि उनको प्रेजेंटेशन देने का। हमने पूरा प्रेजेंटेशन उनको दिया था। लगता है कि शायद उसमें से कुछ बिंदु उनको भा गए होंगे, उन्होंने उसको समझ दिया होगा। और ना सिर्फ उनको, तो अभी जितने भी लीडर है, बहुत लोगों को हमने ये प्रेजेंटेशन दिया है। और ये हो सकता है कि अभी देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई है, इसलिए ये डिसीजन हो गया है। थोड़ा वही पीछे जाना चाहूँगा जो आपने प्रेजेंटेशन की बात की थी। 4 साल पहले आपकी मुलाकात हुई थी जो आज के दौर में प्रधानमंत्री, और उस वक्त वो गुजरात की 2013 की बात है। 2013 में आपकी मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात, हालांकि आपने चंद मिनटों का वक्त मांगा था, कहा जा रहा है काफ़ी लंबी आपकी उस दरमियान वो मुलाकात हुई थी जब आपने प्रेजेंटेशन दिया था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को। क्या सुझाव आपने दिए थे और क्या तमाम जो सुझाव हैं क्या वो मान लिए गए, या फिर अभी कुछ ऐसे सुझाव जो आपको लग रहा है कि नहीं, इनको जरूरी है कि सरकार इसको भी लाए? नहीं, देखो, ये सुझाव की बात नहीं है। अर्थ क्रांति एक प्रस्ताव है, ये प्रपोजल है। ठीक है। इट इज नॉट जस्ट सजेशन, ये सजेशन नहीं है। 16 साल से हमारे प्रतिष्ठान जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये सुझाव की बात नहीं, ये प्रस्ताव की बात है। और हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। ये प्रेजेंटेशन में 2 चीज़ उसके साथ में थी। एक इकल कर, जो काले पैसे की निर्मित करता है, उसका ओरिजिन होता है टैक्स इवेजन। आप इसको ही बदल दो तो काला पैसा बनेगा ही नहीं। तो किस तरीके से बदलना, इसलिए हमने बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रपोजल उसी इसमें रखा है। और दूसरा भाग, जो काला पैसा बन चुका है, जो गलत पैसा है, वो सोसाइटी में घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलत और डायमेंशन देता है, एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। तो बड़े वैल्यू की क्या करेंसी नोट अगर आप निकाल दोगे तो बैंक मनी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा डिजिटल इकोनॉमी में, तो फिर उसके फुटप्रिंट मिल जाते हैं। वो इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वो जो करप्शन को, आतंक को, उसका बड़ा ये होता है, फायदा होता है उसको रोकने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि कैश इकोनॉमी होती है जो बड़ी। हाँ, हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं। 70% कम से कम हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी रोज की आय $2 से नीचे है, यानी 130-140 रुपया। तो उनके लिए 100 की नोट काफ़ी है ना, 500 और 1000 की नोट उनकी ज़रूरत है ही नहीं। जो बड़े डील होते हैं उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और वो तभी होंगे जो डिजिटल इकोनॉमी में आ जाएंगे, क्योंकि उनके फुटप्रिंट रहते हैं, ट्रेल रहता है। अगर मैं आपसे एक साथ बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट पे और आपके अकाउंट पे, दोनों अकाउंट पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर मैं कैश में डील करूंगा तो उसके फुटप्रिंट नहीं रहते, आपकी जेब में पैसा आ गया तो कोई बता नहीं सकता है पैसा कहाँ से आया।
और यही हमारे देश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा वैल्यू अगर आप बोरियों में घर में भर के रखोगे तो लोगों को परचेसिंग पावर मिलेगी नहीं। बैंक का पैसा जैसा होता है कि लाइब्रेरी की किताब जो होती है वो बैंक का पैसा है, अपनी जेब की जो नोट है वो आपका खुद का किताब है, आपके पढ़ने के बाद किसी और का काम का रहता ही नहीं। लेकिन ये किताब अगर पब्लिक डोमेन में जाएगी, पब्लिक लाइब्रेरी में जाएगी तो आम आदमी के हाथ जाएगी, उसको परचेसिंग पावर मिलेगी, उसकी डिमांड आएगी तो सप्लाई चेन घूमने लगेगी, वो रोजगार को और ज़्यादा बढ़ावा देगी। यही हम चाहते हैं। बोखिल जी, इससे पहले कि जो इकोनॉमिस्ट की तरफ से राय रखी जा रही है कि क्या अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरफ से सुझाव दिया गया, प्रस्ताव आपका था, अर्थ क्रांति का प्रस्ताव था, फैसला ले लिया गया है, नोटबंदी हो गई है, क्या लग रहा है कि इसका अर्थव्यवस्था पर, भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है? देखो, शॉर्ट टाइम में तो ये होगा क्योंकि हम कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये किसी भी हालत में ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल, क्योंकि आने वाला फ्यूचर पूरी दुनिया का ये डिजिटल इकोनॉमी ही है। अभी कैश इकोनॉमी किसी के लिए ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन इज डिजिटल इकोनॉमी, द ओनली ऑप्शन रादर, राइट नहीं। तो ये तो होने ही वाला है। अगर ये पूरी संभावना जो है अगर डिजिटल में जाएगी तो बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतना पूरा पैसा मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, ब्याज के दर अगर कम हो जाएंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उससे डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और ये जीडीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगी और उसमें रोजगार की अनंत संधियाँ उपलब्ध हो जाएगी बाद में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी कदम तो था ही, अभी इसके लिए कोई इसमें डाउट नहीं है। यानी सरकार ने जो कदम उठाया है ये बहुत जरूरी था, हमें इसके लिए कोई दो राय नहीं है। हमारा ये सिर्फ ये है कि हम ये व्यवस्था से परिवर्तन चाहते थे, सरकार ने कानून से लाया है। जी, अच्छा, क्योंकि ये आपकी तरफ से व्यू है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा जो कि वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी की तरफ से है, जो इंडियन एजेंसीज की तरफ से जो लगातार रिसर्च कर रही है इस पर, उनकी तरफ से कहा गया है सरकार का जो फैसला है, यहां तक कि जो वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी है उसने ये कहा है कि मौजूदा जो आपकी जीडीपी है, अगर इस क्वार्टर की बात करें 0.3 से 0.5 तक का फर्क आएगा, नीचे गिर सकती है। और 2018 तक का जो आंकड़ा है वो ये रखा गया है कि मौजूदा से 5.8 पर आ जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। ये आंकड़े सामने रखे जा रहे, तो आपको नहीं लग रहा है कि दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए इस फैसले का? वर्ल्ड रेटिंग वो छोड़ दो, आप भारत के हो, आपको मालूम है कि अगर आपकी जेब में पैसा आ जाएगा साफ सुथरा तो ये बढ़ावा देगा। और उनको क्या कहना है वो उनकी है, वो उनकी स्टडी है, हमें उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करनी है। ये हमारा देश एक बड़े करेक्शन मॉडल से जा रहा है। हम जीडी के साथ साथ हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार की लेवल, आतंक की लेवल नीचे लाना चाहते हैं। सिर्फ वो नहीं छोड़ के ये जीडीपी के लेवल का कोई मतलब नहीं है। लोगों को सुरक्षा भी महसूस होनी चाहिए और ग्रोथ के साथ सुरक्षा होना और संभावना प्रगति की बढ़ना, यही अच्छे और हेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है। आप सिर्फ एक डायरेक्शन से देखोगे तो ये नहीं चलेगा। अगर ये कैश इकोनॉमी कंट्रोल होने के बाद अगर हमारी करप्शन लेवल नीचे आ जाएगी तो पूरी दुनिया का पैसा यहाँ आएगा डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि 5% अगर ये रेटिंग कर रही है, हमें तो उसके ऊपर कोई कमेंट करना ही नहीं है। लेकिन 5% भी दुनिया में बहुत बड़ी ग्रोथ रेट है। पूरी दुनिया अभी 2-3% के अंदर सिकुड़ गई है, तो पूरी दुनिया का पैसा यहाँ जाएगा। एक थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है, थोड़ा स्पीड कम हो सकता है, लेकिन इसके बाद में जो बाउंस बैक होगा तो ये देश को पूरी दुनिया में एक बहुत ही सुनहरे इसमें लेके जाएगा। तो ये रेटिंग जो शॉर्ट टाइम कर रही है, इसके साथ हमें कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ ये जो मेजर चल रहा है वो करेक्टिव मेजर है। जो ये सरकार की कमिटमेंट थी कि हम आतंक के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ बहुत कड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो हमें ये डायरेक्शन में सही कदम लगता है। हर चीज़ सिर्फ जीडीपी पे नहीं होती है, तो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा क्या है, आपकी करप्शन लेवल क्या है, हर आदमी को सुरक्षित महसूस कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके साथ प्रगति जुड़ी होती है। तो ये करेंसी कॉम्प्रेशन का जो ये है डिमोनेटाइजेशन का, वो सुरक्षा, आतंक, भ्रष्टाचार के खिलाफ का एक कदम है। तो एडवर्सली उसका थोड़ा फर्क आएगा, तो थोड़ा कंपेंसेशन ग्रोथ रेट में आ जाएगा टाइम बीइंग, तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। सर, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, मैं वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो संस्थान है इसका फोकस दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर, लगातार वहां से रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं। इसमें दिल्ली के कई इंडस्ट्रियल इलाके ऐसे हैं जहां पर फैक्ट्रियां बंद हो गई है, काम वहां पर बंद हो गया है, जो मजदूर, जो गरीब कामगार वहां पर काम कर रहा था उसको निकाल दिया गया है। हरियाणा की बात करें आप, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल इलाके वहां पर आप चले जाइए, वहां से रिपोर्ट सामने आ रही है, वहां पर फैक्ट्रियां बंद हो गई है, लोगों ने गाँव का रुख कर दिया है। एक ऐसा लग रहा है कि मंदी का दौर आ गया इस फैसले। ऐसा आपको लग रहा है? ये तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कैश बेस्ड थी। इसी का तो मतलब है ना, ये कैश बेस्ड थी, लेकिन ये बदल जाएगी ना डिजिटल में।
तो ये 50 दिन का अगर ये हमारे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि हमें समय दे दो, तो कोई तो सरकार की मेजर आ जाएगी। लेकिन मंदी का दौर कभी ऐसा नहीं होता है, इतना शार्प आके कभी कट ऑफ नहीं होता। ये वॉर टाइम में सिर्फ ऐसा होता है जिसको आप बोल रहे हैं। और ये बड़ी ट्रांजिशन की फेज है। ये मंदी विंदी कुछ नहीं है। मंदी कब होती है? जब डिमांड खत्म हो जाता है। डिमांड खत्म नहीं हुए, उनको इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब लोगों के पास आज जरूरत है लेकिन अब कैश नहीं है, बैंक का पैसा उनके हाथ में आएगा तो ये डिमांड वैसे ही है। जब डिमांड ही नहीं होती है तब मंदी आ जाती है। उसको गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। मांग कब आती है? जब आदमी की जरूरत नहीं होती है। हमारी जरूरत तो अभी जिंदा है ना, सिर्फ परचेसिंग पावर का टूल बदल गया है और वो डिजिटल इकोनॉमी में आएगा सिर्फ इतना नहीं आएगा, साफ सुथरी तरीके से आएगा, जो करप्शन के रोक के आएगा। देखो इतना बड़ा ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन की शुरुआत है। 130 करोड़ के देश में ये बहुत ही बड़ा कदम है। इस तरीके से उसको देख के नहीं चलेगा कि मंदी आ रही है, लोग भाग रहे हैं। क्यों पैनिक में जा रहे हैं हम लोग? मेरे उम्र के लोग तो क्यू में खड़े होके अब तक हम खड़े हो गए। आपकी उम्र में तो हम सिर्फ क्यू में खड़े रहते थे, रॉकेल के लिए, पेट्रोल, सबके पैसे भरने के लिए। हमें कोई नया नहीं लगता है। तो ये तो होगा, थोड़ा इतना बड़ा ट्रांजिशन होगा तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो हमें इसके लिए कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये मंदी का दौर आएगा, ये होगा, ऐसा नहीं होता है। जब डिमांड नहीं हो सकती तभी मंदी हो सकती है। डिमांड जिंदा है, परचेसिंग पावर का टूल शिफ्ट हो रहा है। उसके लिए जितना समय लगेगा वो तो लगेगा, ड्यू कोर्स लगेगा। लेकिन परचेसिंग पावर मिलेगी तो डिमांड फिर आ जाएगी, मार्केट फिर उछल जाएगा। मार्केट फिर से उछलेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा इस पर आऊंगा अनिल बोकिल जी से। अगला सवाल ब्रेक के उस पर यही होगा हमारा। और भी कई सवाल है लेकिन तुरंत ये जानेंगे कि जो दोबारा से इकॉनमी बाउंस बैक करेगी कितना वक्त लगेगा, कितना एस्टिमेशन है अनिल जी का। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार हमारी जो बातचीत है अनिल बोकिल जी के साथ जारी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि अनिल बोकिल जी वही शख्सियत हैं जिनका प्रस्ताव माना जाता है, जिनका दिमाग माना जाता है, जिनको चाणक्य माना जाता है इस फैसले के पीछे, जो नोटबंदी का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। अनिल जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने बोला कि ठीक है मौजूदा दौर है, थोड़ा सा इसको हमें देखना होगा, इससे जूझना होगा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि देखिए लगातार हमारी जो व्यापारियों की बातें वो हम तक पहुंच रही हैं। बाजार में अभी तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सा ऐसा आएगा लेकिन मंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन बाजार में व्यापारियों के पास कोई खरीदार नहीं पहुंच रहा है। जैसे मैंने आपको फैक्टरिंग सिचुएशन बताई है, लोग अपना जो कारोबार था वो बंद हो रहा है, मजदूर अपना काम उनको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि कोई डिमांड नहीं है, उनका काम छूट रहा है। कितने वक्त तक ऐसा दौर चलेगा? और कब जो आप बाउंस बैक की बात बोल रहे हैं, ये इकोनॉमी में बाउंस बैक कब तक हो पाएगा? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जब मांग नहीं होती तभी रिसेशन होता है। परचेसिंग पावर का शिफ्ट हो रहा है तो कैश से वो डिजिटल में जाएगा, क्योंकि वो बैंक के पास ही पैसा जाएगा कहाँ? आपने अगर पॉजिटिव न्यूज़ भी देखी है, पॉजिटिव यानी मैं इसके बारे में नहीं कि मांग के बारे में पॉजिटिव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि हमारे अभी इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे। थोड़ा समय सबको ही देना चाहिए। 1 महीने में अगर हम इतनी ये आक्रोश में जाएंगे तो ये देश में कोई बदलाव कभी होगा ही नहीं। जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतने बेरोजगार युवा खड़े हैं क्यू में कि हमें रोजगार नहीं है, ये सालों की बात है। हमें उसका करेक्शन करना है तो कुछ महीने में उसका तो थोड़ा तकलीफ तो लेनी पड़ेगी ना। हर दुनिया का हर विकसित राष्ट्र ने कुछ तो कीमत दी है, भारत का भी वो समय है। तो मांग की जो बात है, मांग तो सीधा मार्केट में है ही। अभी रिक्वायरमेंट प्लस परचेसिंग पावर बढ़े तो मांग होती है, तो जरूरत तो लोगों की है ही। अभी सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंटल चेंज हो रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाने वाला है। जो साफ सुथरा पैसा है वो तो अकाउंट पे आ ही रहा है। हाँ, जिसका हिसाब दे ही नहीं सकते वो तो जला ही जाएगा, वो तो जो हो रहा है उसका तो देख रहे हैं। अब यही तो फिल्ट्रेशन है, यही तो क्राइम को और करप्शन को कम करने वाला है। तो इसके लिए आक्रोश की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ तो होगी ही, लेकिन ये तकलीफ एक बड़े रोग की इलाज की तरफ जा रही है। तो ये तो हमें जाना ही पड़ेगा उसके थ्रू। हम अगर थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे तो रखना पड़ेगा। यानी 50 दिन और 60 दिन इतने बड़े देश के लिए इतना बड़ा टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जाने वाले हर आदमी की कीमत नहीं है। जो आदमी आज ट्रैफिक में और इसमें मर रहे हैं तो उसकी कीमत तो है ही, जो क्यू में खड़े हैं। कल ही मुझे किसी ने यह सवाल पूछा था कि आपको मालूम है क्या 50 लोग मर गए क्यू में आपकी आर्थिक क्रांति की वजह से। तो मैंने उनको यही पूछा था कि आपको ये मालूम है क्या कितने लोगों की जान बच गई है इसकी वजह से।
50 तो आपने संख्या कह दी है और उसका हमारे लिए दिल में बहुत बड़ी पीड़ा है उसके बारे में, तो वो तो रहेगी ना, आदमी है ना वो। लेकिन कितने लोगों की जान बच गई है आपने नहीं बोला है, क्योंकि युवाओं के हाथ में पैसा नहीं है, उनको लोन का पैसा नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये व्यवस्था का करेक्शन तो होना ही चाहिए था ना। तो आदमी हम ये करेक्शन की शुरुआत है और ये करेक्शन की शुरुआत अभी हो गई है। अच्छा अनिल बोकिल जी, मेरे पास कुछ नाम है, कुछ देशों के नाम है जहां पर इससे पहले कुछ ऐसे फैसला हुआ था। नाइजीरिया, घाना, जिम्बाब्वे, नॉर्थ कोरिया, सोवियत यूनियन जब था उस वक्त ये फैसला हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार। इस फैसले का असर यह हुआ कि इन देशों में अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हुआ था। तो भारत के लिहाज से कैसे फैसला सकारात्मक हो सकता है? आपने इसमें से एक भी देश बताइए कि जो भारत के एक स्टेट से ज्यादा उसकी पॉपुलेशन है। इतने छोटे देश है और उनके जो मेजर्स थे वो कंप्लीट मेजर्स नहीं थे। उन्होंने कैश इकोनॉमी को कभी भी कंट्रोल नहीं किया, उसके साथ टैक्स को भी कंट्रोल करना चाहिए। इसमें सिर्फ नाइजीरिया एक देश ऐसा है कि जिस देश में पॉपुलेशन है लेकिन उनके रिसोर्सेज मल्टीनेशनल के अंडर है। भारत ऐसा नहीं है। भारत 130 करोड़ की एक बड़ी ताकत है। यहाँ युवाओं की सृजनता इतनी बड़ी है, भारत में ये चली ही नहीं है। ये आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बड़े एक जवान बच्चों को, एक छोटे छोटे बच्चों की उसके ये दे रहे हैं कि ये नहीं कर पाए इन्होंने। अरे वो तो छोटे बच्चे हैं ये सब देश। 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम 130 करोड़ के हैं। दुनिया का सबसे युवा देश है अपना। अपनी ताकत को हमें पहचानना चाहिए। बच्चों के साथ कंपटीशन करके कभी युवा नहीं आगे हो सकता। हम युवा है, हम लोग अलग है, हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है। और गलती ये हो रही कि हमारी कंपैरिजन हम वो छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहे इसलिए हम कैसे कर पाएंगे। हमारी ताकत ज़्यादा है, हम बड़े हैं। अनिल बोकिल जी, क्या एकमात्र विकल्प यही था? नोटबंदी एकमात्र विकल्प था या फिर कुछ और विकल्प हो सकता था जो काला धन, भ्रष्टाचार, इसके खात्मे के लिए कोई और विकल्प था नहीं क्या? 70 साल ये विकल्प खुले हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं। क्यों नहीं आए अभी तक? किसने रोका है? और अभी भी किसने रोका है किसी को? लेकिन विकल्प पुख्ता होना चाहिए। आज अभी आप बोल रहे हैं ना कि इमीडिएटली ये टेररिज्म की एक्टिविटी कम हो रही है या एंटी नेशनल की एक्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ये बहुत ही सही कदम लग रहा है? ऐसा नहीं लगता है आपको? और विकल्प होते तो अभी भी किसने रोका है? हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और आने दो विकल्प आगे। इसके ऊपर सोच होगी, जो और ज़्यादा असरदार विकल्प होगा उसको तो आगे ले आ जाएगा ना। लेकिन पब्लिक डिबेट भी होगी। देखो, अर्थ क्रांति 16 साल से ये कर रही है। आपको आज लग रहा है कि एक ही पात्र ही विकल्प था? ये 16 साल डिबेट में है पब्लिक के, जिसकी साफ सुथरी और जिसका इफेक्टिव इतना ज़्यादा, इसीलिए तो ये मेजर लिया है ना। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर बात करें, काले धन का जो कंट्रीब्यूशन सामने आता है वो करीब 20 से 60% तक है। अगर सबसे कम में इसको हम रखें, आंकड़ों के लिहाज से रखें, तो ये 27 लाख करोड़ के आसपास आंकड़ा बैठता है। और अगर 60% के आसपास रखें तो ये 67 लाख करोड़ के आसपास आंकड़ा बैठता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें से बहुत कम ऐसा पैसा है जो रिकवर हो पाएगा, ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। तो फिर सवाल इसी पर आता है, तो फैसले का औचित्य क्या रह जाता है जब हमें वो रिकवरी नहीं मिल पाएगी जिस रिकवरी का दावा आप सरकार कर रही है? ना जनरल कंफ्यूजन है ये बड़ा कंफ्यूजन है। काला धन अलग होता है, काला पैसा अलग होता है। धन का मतलब जो स्टेबलाइज हो गया है, पैसे का मतलब जो सर्कुलेशन में घूम रहा है। सरकार इसको अरेस्ट करना चाहती है, भ्रष्टाचार की एक्टिविटी को। भ्रष्टाचार से बनाए हुआ धन के लिए नहीं है। आतंकी एक्टिविटी जो चलती है, विटामिन एम। मैं अब बड़ा गुंडा हूँ, अगर मेरा बड़ा बंगला है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी लिक्विडिटी, मेरे जेब का पैसा है, वो फिरौती के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। किसी शार्प शूटर को मैं पैसा देकर किसी को मार सकता हूँ। ये अभी कम हो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी गवर्नमेंट ये कर रही है। काला धन और काला पैसा अलग चीज़ है। अभी गवर्नमेंट काले पैसे पे अटैक कर रही है कि एक्टिविटी को पहले रोका जाए, यही से सोशल सिक्योरिटी बनेगी। फिर काले धन के लिए तो वो तो स्टेबलाइज मनी है ना, उसको तो बाद में निपटाया जा सकता है ना। वो खुद तो एक्टिव नहीं हो रहा है अभी, वो इम्पोर्टेंट हो गया अभी, वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव जो द्रव्य था, जो बहते रहता है, जो और गलत एक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है, उसको रोक दिया गया है अभी। आप पहले ये कन्फ्यूजन से हमें निकलना चाहिए। काला धन अलग होता है, काला पैसा अलग होता है। ये एक्शन काले पैसे के लिए है, काले धन के लिए तो इसके आगे के मेजर आ जाएंगे ना, तो आ जाएंगे। हमें मालूम नहीं क्या हो सकता है। तो यही सवाल है कि आपके हिसाब से और क्या कदम उठाने चाहिए? नहीं, ये तो हमारा पूरा प्रस्ताव है। जब ने बोला है कि काले पैसे के, काले धन की जो निर्मित हो जाती है, वो टैक्स को भी बदल दीजिए। जब आप टैक्स भरना पड़ता है आपको, निकाल के कंप्लायंस करके चालान भर, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है टैक्स इवेजन के। अगर टैक्स सिस्टम ऐसी लाई जाए कि आपको टैक्स भर के ही आपके अकाउंट पे पैसे आने वाला है, तो टैक्स इवेजन की बात ही नहीं होगी। काला पैसा तो बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो उसके इफेक्ट कैसे आ जाएंगे?
तो उसमें जो भी पॉजिटिव होगा सिर्फ साफ सुथरी एक इकोनॉमी देश में रहेगी, फिर वो लेजिटिमेट बिजनेस को बढ़ावा देगी, रोजगार को बढ़ावा देगी, युवाओं का भविष्य तो उज्जवल होगा उससे। अनिल बोकिल जी, आपके जो प्रस्ताव हैं, इसमें जो टैक्स को लेकर प्रस्ताव में पढ़ रहा था, तो जो 56 तरीके के टैक्स है, आपने इसको खत्म करने का एक प्रस्ताव सामने रखा कि इसको खत्म करना चाहिए और जो सिर्फ ट्रांजैक्शन होता है हमारा पैसे का, उस पर सिर्फ टैक्स लगना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि मान लीजिए 100 रुपए अगर कहीं पर निकल रहा है, आगे जाकर वो 101 हो रहा है जब हम टैक्स लगा रहे हैं, फिर 102, 103, एक ही रकम पर आप लगातार मल्टीपल टैक्स लगा रहे हैं, इससे आम जनता पर बोझ और ज्यादा पड़ेगा। ये जो टैक्स होगा इसका भार और ज्यादा आम जनता पर पड़ सकता है। ये और बड़ा कंफ्यूजन, ये 100 रुपए घूमता है, इसका मतलब वो वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ मीडियम होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। 100 की नोट उतनी ही रहती है, सिर्फ कन्वर्सेशन होता है, और वो वैल्यू अलग होती है जिससे असेट बनती है। मीडियम अलग होता है, हम मीडियम पे टैक्स लगा रहे हैं, वस्तुओं पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए ट्रांजैक्शन टैक्स जिसका आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, वो ना तो इनकम पे है ना तो एक्सपेंडिचर पे है, वो है ट्रांजिशन पे, ट्रांजैक्शन पे है, वो मीडियम पे है, वो कमोडिटी पे नहीं है। आज के सभी टैक्स कमोडिटी पे है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। आप समझते ना, अभी पेट्रोल की जो कीमत है, अब मुझे मालूम नहीं नोएडा की कीमत क्या है, मेरे पुणे में वो 72 रुपये लीटर है, उसकी सही कीमत 28 रुपये है, ऊपर के सभी टैक्स है। एक रिक्शा वाला भी 72 रुपये दे रहा है, इसके ऊपर इतना टैक्स आ रहा है। आम आदमी जब फोन यूज करता है ना, तो 15% उसके ऊपर सर्विस टैक्स आ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये टैक्स है, ये सब निकल जाएंगे, महंगाई तो इतनी कम होगी। अभी तो जीएसटी आ रहा है, उसमें तो 18%, तो ये तो फ्लोर रेट आ गया है ना, 18% तो बढ़ने ही वाली है ना। अगर हम 1% या 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाए, 8 भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तो भी 16% हो जाता है, 18% होता ही नहीं है। उसको किसी और तरीके से नहीं देखना चाहिए। और देखो, टैक्स क्या है, टैक्स तो सरकार को देने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार जो हमें सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर देती है, उसका कंपेंसेशन हम टैक्स से देते हैं। अगर हम टैक्स कम देंगे तो वेलफेयर भी कम मिलेगा, लेकिन वो टैक्स हमारा टेंजिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक्सपेंडिचर प्लान ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर वो नोटों में जाते हैं तो करप्शन बढ़ता है, हमारा पैसा कहाँ जाता है ये हमारी समझ में नहीं आता। ये नोट जब कम हो जाएगी तो वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है हो रहा है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और हमें सरकार को कितना पैसा देना चाहिए, जितना हमारा वेलफेयर अच्छा होगा, जितनी सोशल सिक्योरिटी हमें अच्छी मिलेगी, हमें टैक्स देना चाहिए। दुनिया का यही नियम है, हमें ये करना चाहिए। इसका मैकेनिज्म इतना आसान होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा भर रहा है, ज़्यादा क्वीरीज देना है, ऑडिट को फेस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ये सब निकल जाएगा यहाँ से। आपके हाथ में टैक्स का डिडक्शन होके ही पैसा आने वाला है, आपको कंप्लेंस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आप एक तरफ से तो नेशनल आपका जो ये होता है, ड्यूटी होती है, वो आप पूरा कर रहे हो, आपको नेशनल ऑनर भी मिलेगा, अंदर से नेशनल प्राइड बनेगा कि मैं मेरे देश को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो अनिल बोकिल जी, आप तो एक तरीके से बड़ी दिलचस्प बात है कि आप तो तमाम तरीके के टैक्सेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक पूरा टैक्स रिफॉर्म सामने आ रहा है, सरकार जीएसटी की तरफ बढ़ रही है और आप ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने की बात करें। तो सरकार जिस तरीके से टैक्स पर आगे बढ़ रही है, जो जीएसटी अभी लागू होने वाली, जिस तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, तो आप सरकार के इस कदम के साथ है या फिर आपको लगता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए, जीएसटी जैसा कदम नहीं होना चाहिए? हम कोई भी चीज़ को नहीं कहते, क्योंकि हम सिर्फ हमारी अर्थ क्रांति प्रस्ताव क्या यही कहते हैं। कोई और चीज़ का ना तो हम समर्थन करते हैं ना तो उसको विरोध करते हैं, वो उनकी सोच है। ये देश मेरा भी है, मेरे देश के लिए अच्छा क्या है ये मैं तो ये रखते जाऊंगा। हमारा ये प्रतिष्ठान यही काम करता है, किसी और को गलत साबित करना हमारा काम नहीं है। हमें क्या चाहिए, हम क्या सही बोल सकते हैं, यही हमारा है। अर्थ क्रांति प्रस्ताव सिर्फ खुद को रखता है, किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी और का वैल्यूएशन भी नहीं करता। वैल्यूएशन वो हमारा काम नहीं है। हम 17 साल से हमारे देश के लिए अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। अगर जीएसटी इससे भी अच्छा लगता तो हम उसके ऊपर काम करते, अर्थक्रांति छोड़ देते। लेकिन जीएसटी आपने कहा वैसा नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेंडिचर टैक्स के कुछ चीज के लिए है। अर्थक्रांति डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स के लिए बात कर रही है। अर्थक्रांति कंप्लीट टैक्सेशन के बारे में बात कर रही है। वो एक्सपेंडिचर टैक्स उसमें से कुछ चीज नहीं है, उसमें से फ्लोर टैक्स की रेट अलग अलग है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। फिर इंटरप्रिटेशन से इंटरप्रिटेशन होते जाएंगे, काले पैसे की निर्मिति होती जाएगी, लोगों को समझेगा ही नहीं कि मेरी लायबिलिटी क्या थी, मेरा दायित्व क्या था। अर्थक्रांति में ये एम्बिग्युइटी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल क्लैरिटी है, सर्टन है। इसीलिए हम अर्थक्रांति, यही सवाल है कि आपको लगता है कि सवाल मेरा ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपने बोला कि यह आपकी तरफ से बातें नहीं रखी जाती हैं, लेकिन यह आपका मानना है कि जीएसटी से ज्यादा बेहतर तरीके से जो अर्थक्रांति की तरफ से टैक्स की बात रखी गई है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसमें चीजों को रखा गया है। इंटरप्रिटेशन किया हमने, ऐसा बोला कि अगर जीएसटी अर्थक्रांति से बेहतर होती तो हम उसको फॉलो करते हैं।
ये हमने बोला है। हमने ये नहीं बोला कि अर्थ क्रांति जीएसटी से बेहतर है। हमने उल्टा बोला है, जीएसटी अगर अर्थ क्रांति से बेहतर होती है तो हम जीएसटी को फॉलो करते हैं। हमारे लिए कोई ऑब्सेशन नहीं अर्थ क्रांति का। देश के भले के लिए जो भी होगा वो हमें चाहिए, जो सबसे अच्छा होगा। अभी डिबेट में आ गया है ना, जीएसटी भी आ गया और अर्थ क्रांति भी आ गई है। तो अभी इससे पब्लिक ओपिनियन बनना शुरू होगा। अभी सही में स्टडी होगी इसकी क्या है, जीएसटी क्या है और अर्थ क्रांति प्रस्ताव क्या है। हम इसको अभी कंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि पब्लिक डिबेट से ही हमारे देश में पॉलिसी बननी चाहिए। अभी कॉमन मैन का ओपिनियन आएगा आगे, और यही हमारी स्ट्रेंथ रहेगी, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक इसके पीछे दावा किया गया कि जो 500,000 रुपए के नोट बंद किए गए हैं, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। जो काला धन है, काला पैसा है, खासतौर पर काला जो पैसा है जिसके बारे में आपने कहा, आतंकवाद है, इस पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ये कदम उठाना, नोटबंदी करना, ये कारगर होगा, या फिर सरकार को पैरेलल और भी कदम उठाने पड़ेंगे? देखो, आप कैसे, मेरे समझ में ये नहीं आता, क्योंकि ये इतने बड़े कॉम्प्लेक्स, अगर कोई बीमारी है तो सिर्फ एक इंजेक्शन से उसका होता है क्या? उसके साथ में तो ट्रीटमेंट रही होगी ना, रहनी चाहिए ना। और वो ट्रीटमेंट को किसी ने रोका तो नहीं, वो तो चालू ही है ना। लेकिन ये भी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। कोई भी चीज़ सिर्फ एक से नहीं बनती है, लेकिन एक चीज़ भी सिग्निफिकेंट होती है। ये सिग्निफिकेंट है, इज़ नॉट द ओनली थिंग, लेकिन ये बहुत प्रभावी भी है। इसके साथ और जो मेजर लेना चाहिए वो तो लेनी चाहिए ना, वो तो सरकार ले ही रही होगी, क्योंकि सरकार तो हमारी चुनी होती है ना, वो हमारी ही प्रतिनिधि है ना, वो तो करती रहेगी। ये प्रभावी कदम है, ये इकलौता सॉल्यूशन है ऐसा हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी सॉल्यूशन है इसमें ये बहुत प्रभावी कदम है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जो उनके पास डोनेशन आती है, जो चंदा आता है, अक्सर यह होता है कि 20,000 रुपए से नीचे का जो चंदा होता है उसमें ना ही आधार कार्ड ना ही पैन कार्ड होता है। आपको लगता है कि यहां पर भी पारदर्शिता आनी चाहिए, एक बड़ा बदलाव यहां पर भी आना चाहिए, जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता है? ये तो देखो कैसे, ये तो डायनामिक बैलेंसिंग है, ये तो होते रहेगी। अगर बड़ी नोट नहीं रहेगी तो इनकन्वीनियंट भी होगा। अर्थक्रांति तो बताती है कि एक राइट समय में, राइट तरीके से आप 50 के ऊपर की भी नोट निकाल दो। जो आम आदमी, गरीब आदमी है, दिन में 1,000 रुपये खर्चा करता है मैक्सिमम, उसका आय ही अगर 150 रुपये के अंदर है तो 1,000 रुपये खर्चा करता भी है, तो भी 50 की नोट काफ़ी है उसके लिए। और ये चंदा आप जो बोल रहे हैं कि 20,000 और इसका आधार कार्ड, अगर नोट नहीं रहेगी तो उसको इनकन्वीनियंट भी होगा देने वाले को, और उसका सभी ट्रेल मिल जाएंगे डिजिटल इसमें से कि भाई ये पार्टी से आ रहा है तो कौन सी इस पे जाएगा, तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसको एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ये एक प्रभावी कदम के अलग अलग रास्ते निकल के आएंगे, इफेक्ट, परिणाम निकल के आएंगे। हम उसको देखेंगे ना क्या क्या हो सकता है। अनिल बोकिल जी, वाकई में जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, इसके पीछे जो मोटिव है, जो दावा किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल तैयारियों को लेकर उठाया जा रहा है कि सरकार की तैयारियां कैसी थी? आपका क्या मानना है कि जो सरकार की तैयारियां थी इस फैसले को लागू करने से पहले, क्या पुख्ता थी? क्या वक्त सही था इस तरीके से इसको लागू करने का? आपको सही लगता है कि कोई आम आदमी इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी का और इसका एनालिसिस कर सकता है? ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता। कोई एक आदमी सरकार की पूरी पावर की और सिस्टम का एनालिसिस नहीं कर सकता है। हर एक का इमेजिनेशन होता है, हम इमेजिनेशन में कभी जाते नहीं हैं, तो इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करते। लेकिन हम ये समझते हैं कि सरकार भी जिम्मेदाराना सरकार होती है, क्योंकि वो हमारी प्रतिनिधि है। हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते, क्योंकि किसी व्यक्ति का परसेप्शन अलग होता है, और एक सरकार की जो मजबूरियाँ और उनका जो लिमिटेशन है वो अलग होता है, और देश के लिए होता है। उनको पूरी साइकोलॉजी देखनी पड़ती है। हम चाहते हैं एज ए पर्सन कि किसी को पनिशमेंट ना दी जाए, क्योंकि व्यवस्था करप्ट थी, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं होता। जो करप्ट है, जो उन्होंने गलती की है, तो सरकार का दायित्व है उनको सजा देना। तो उनकी लिमिटेशंस अलग है, उनकी बाउंड्री अलग है। एक आम आदमी वो बाउंड्री पे नहीं जा सकता। एक आम आदमी के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं, एक आम आदमी के तौर पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, कि क्योंकि हमने देखा, या आपने भी देखा कि पहले जो ट्रांजैक्शन की लिमिट थी, अगर हम नोट एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो पहले कुछ और था, इसको फिर बढ़ा दिया गया, फिर इसको घटा दिया गया, अलग अलग फैसले लिए गए। शादी का कार्ड आप लेकर जाइए, आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, पहले ये था नहीं। यानी कि पहले जो लोग गए उनको कुछ दिक्कतें हुई हैं। किसानों के लिए सरकार की तरफ से 1-2 दिन पहले फैसला है कि जो किसान है वो 500,000 के नोट पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, खाद बीज खरीद सकते हैं। उससे पहले किसान लगातार मुश्किलों को झेल रहा था, और यह भी कहा जा रहा है
है किसानों के लिए वक्त काफी ये बीत गया, जो उसके लिए क्रूशियल टाइम था जब उसको खाद बिजाई का वक्त था वो बीत गया। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि जो तैयारियां थी क्या सरकार की फुल प्रूफ थी क्या ऐसे फैसले पहले सरकार ले लेते तो शायद से चीजें और ज्यादा आसान हो जाती, इसलिए सवाल उठा। और एक आम आदमी के लिहाज से आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा इसमें। मैं उल्टा इंटरप्रिटेशन करता हूँ इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देता है, देखना सकती है। ये जैसे आ रही है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, मेजर भी ले रही है। और ये होते, ये कानून नहीं होते, वो डायरेक्टिव्स होते उस समय के। अगर कानून होते ना तो तभी के तभी कोर्ट में जाके ये सभी हो जाता। ये डायरेक्टिव्स है और ये फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर वही चालू रखता तो गवर्नमेंट हमारी एडमेंट है ऐसा लगता था। गवर्नमेंट ने ये मेजर लगना चाहिए ना, लोगों को जहाँ तकलीफ हो रही है तो उसको करेक्ट करना, यही तो गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट ये दिखा रही है। इसके खिलाफ कंप्लेंट करना बहुत गलत है। देखो, अगर आम जनता अगर खुद डॉक्टर होती तो कभी ये वक्त आता ही नहीं था ना। सरकार को अभी डिसीजन लेना पड़ रहा है तो सरकार यानी डॉक्टर की हैसियत से जो ट्रीटमेंट की जरूरत है वो देती जा रही है। अगर हम बोले कि पहले से ये क्यों नहीं किया तो उनको भी मालूम नहीं था कि पेशेंट की रोग की बीमारी कितनी गहरी है। अगर ये समझ में आता तो हमारे देश में क्लियर मैंडेट कब का आ चुका होता। जनता कंफ्यूज्ड है, इसलिए गवर्नमेंट भी कोलिजन गवर्नमेंट में आ गई है। ये गवर्नमेंट में थोड़ा मैंडेट मिला है क्योंकि अभी थोड़ी सी क्लैरिटी, और इसमें एक्शन तो होगी, ये करेक्टिव एक्शंस है। हम इस तरीके से उसको देख नहीं सकते कि गवर्नमेंट को पहले मालूम नहीं था, ऐसा नहीं होता है। ये डायनामिक बैलेंसिंग होती है, ये कोई स्टैटिक नहीं होता। 130 करोड़ की अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग सोशल स्ट्राटा है। एक स्ट्राटा उसको वेलकम करेगा तो दूसरा उसको अपोज करेगा, क्योंकि हर एक की इंटरेस्ट अलग है। अगर हम थोड़ा एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से देखेंगे तो हमें लगता है कि ये अभी ऑपरेशन शुरू हो गया है, ये वक्त नहीं है क्रिटिसिज्म का। ये ऑपरेशन पूरा होने दो, ये देश को एक इसमें जाने दो, फिर उसके बाद में जो गलत है उसके इसमें हम बहुत बड़ा ये करेंगे। लेकिन सही है, इसको अभी रोकना नहीं चाहिए। ये हमारी राय है, ये हमारी सोच है। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है, 500,000 रुपए के नोट इसलिए बंद किए क्योंकि ये कहा जाता है भ्रष्टाचार हो, काला धन हो, काला पैसा सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल होता है ये जो बड़े नोट हैं 500 और 1000 के जो बड़े नोट हो उसका इस्तेमाल होता है। आपने 500 1000 के बंद कर दिए। आपने जो नई करेंसी लाए 500 की है, लेकिन 2000 की आप 1000 से ऊपर ही करेंसी आप लेकर आ गए, तो ये फैसला कितना आपको वाजिब लगता है? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके संसद में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और बड़े दिमाग वाले भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम तो सामान्य आदमी है, कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ आपको। अगर 86% वैल्यू हमने निकाल दी है कैश इकोनॉमी से 500 और 1000 में, तो ये सडन शॉक में इकोनॉमी मर जाती है हमारी, क्योंकि 14% पे ये देश चलाना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारी कैश बेस इकोनॉमी थी। तो ये वैल्यू का कंपेंसेशन इमीडिएट टाइम में करना जरूरी होता है। जैसे एक बड़े नेशनल रोड की आप अगर रिपेयरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में रिपेयरी करना है तो आपको डाइवर्शन देना पड़ता है। आप ट्रैफिक को तो रोक नहीं सकते ना। तो ये 2000 की नोट ये डाइवर्शन है, वो उस समय तक है जब तक ये रिपेयरी नहीं हो जाएगी। डिजिटल इकोनॉमी को भी उसको बिल्ड करना है। 2000 की नोट क्यों किए हैं? 1000 की नोट अगर आज 500 छपवानी है तो 2000 की 250 छपवानी पड़ेगी। टाइम शॉर्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और निकालने के लिए आसान हो जाएगी। ये उसके पीछे का रीजन हो सकता है। और अभी सरकार 250 नहीं छपवाएगी, सरकार छपवाएगी 150, यानी उतने 1000 की नोट डिमोनेटाइज हो गए। ये इतना अच्छा और सही तरीका हमें लगता है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, हमें सरकार का मालूम नहीं क्या है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर इतना आक्रोश की बात नहीं है, क्योंकि ये शॉक से मर जाती। इतनी अगर वैल्यू आप निकाल रहे सर्कुलेशन से, तो कैश बेस इकोनॉमी रास्ते पे अभी तक राइट हो जाते हैं। लेकिन सर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इसका दूसरा तर्क दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप उल्टा मदद कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो काला धन इकट्ठा करेंगे, वो 2000 का नोट आने से उनकी और मदद हो जाएगी। व्यू है, हम इसको क्या चले, हमने हमारा व्यू देखा, हमने रखा, हमने ये सरकार की बाजू नहीं रखी है। मैं एक इकोनॉमिस्ट से हम 16 साल से जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम जो सोच सकते थे, हमारे व्यू से हो सकता है इस तरह के कदम। अगर किसी और व्यू है तो हम इसको क्यों ये करें, वो भी हो सकता है, हम उसके लिए कुछ नहीं बात करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, एक मैं आपका बयान देख रहा था, आपने बताया कि ये जो नोटबंदी हो गई है इसके बाद खास तौर पर प्रॉपर्टी है, कई जो ज़रूरी सामान है, सोना है, इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, लेकिन इसके बाद इस पर असर पड़ेगा। आपसे जानना चाहूँगा कि कितना असर इन चीज़ों पर पड़ेगा, क्या ये चीज़ें सस्ती होंगी, क्या होगा? क्योंकि आम जनता ये भी जानना चाहती है उसका कैसे फ़ायदा होगा नोटबंदी से। यानी सूजन होती है, ये सूजन निकल जाएगी और रियल जो हेल्थ है इसके ऊपर वो सेटल हो जाएगी। अगर अनिल बोकिल ऐसा 60 किलो का है और उसकी एकाएक 120 किलो हो गया, तो कोई बीमारी की उसकी वजह है। तो पहले जो से वेट कम होते जाएगा ना, तो ये हम स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं, यही उसका अर्थ निकाला जा सकता है।
तो ये सोना और ये ज़मीन के रेट जो है ना, ये जो अननेचुरल जो बढ़े हुए थे, तो उसको नेचुरल इसमें आना ही चाहिए। ये सूजन निकल जाएगी। सही स्वास्थ्य क्या है, और यही तो हम चाहते हैं ना, तो होना ही है ये, इसी के लिए तो ये ट्रीटमेंट हो रही है, और क्या चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि ये तो आपकी तरफ से प्रस्ताव था, आने वाले वक्त में क्या कुछ इस तरीके से और भी आपकी तरफ से, अर्थक्रांति की तरफ से बातें सामने आ सकती हैं, जो कि इकोनॉमी के लिहाज से जो आपने सेटल करने की बात की, वो बातें आपसे जानना चाहूँगा। क्रांति का आज का प्रस्ताव रेवेन्यू साइड से है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो ब्लैक मनी को ये करता है, उसमें से पूरा करेक्शन क्या है। इसके बाद में अर्थ क्रांति का जो स्टडी चलता रहेगा वो एक्सपेंडिचर प्लान पे चलेगा कि 130 करोड़ के लिए भले के लिए क्या होगा। आज अर्थ क्रांति सेगमेंट के लिए सोचती नहीं है, पूरी देश के लिए कौन से एक्सपेंडिचर प्लान होने चाहिए जो वायबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यह अर्थ क्रांति के आगे का रास्ता रहेगा। और हम आपको इनवाइट करते हैं पूरे देश को कि हाँ, आओ मिलकर देश संवारें, ये देश अपना है, सब मिलके बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनिल बोकिल जी, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपके साथ साथ जाहिर सी बात है पूरे देश की जनता का, आवाम का ही जुड़ा हुआ है। आप उसमें लगातार कामयाब होते रहें, और उम्मीद इस बात की, जिस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया वो फैसला कारगर हो, क्योंकि अगर ये फैसला कारगर होगा तो आम जनता के हित में ही ये फैसला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं टोटल न्यूज़ पर, आप बने रहिए हमारे साथ।